आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पूरा, और उसका एप्लीकेशन हम भी डिस्कस करेंगे। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन वो आखिर कैसे होता है वो भी हम देखेंगे साथ ही साथ। तो सबसे पहले, ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ा ही ना हो, आपको कुछ ना कुछ पता ही होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, और मैं आज आपको पूरा वही समाप्त करके देने वाला हूँ वन शॉट में। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार बता देता हूँ कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, उसके पोस्टुलेट पढ़ेंगे। ठीक है, पोस्टुलेट पढ़ेंगे। पोस्टुलेट के बाद आता है ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद आती है टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग, फिर उसके बाद आता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। और ऑक्टाहेड्रल के बाद ही हम देख लेंगे, अगर ज़रूरी मुझे लगेगा, वीक फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये मैं तभी कवर करूँगा जब हमारा ये पार्ट लंबा नहीं बनेगा। अगर मुझे लगेगा कि ये पार्ट कवर करते करते ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में या फिर शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं मिलेगा वो शॉर्ट्स, तो आप मुझसे डायरेक्ट लिंक मांग सकते हो। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के कुछ यहाँ पे पोस्टुलेट ले हैं। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है कि इसको किसने डिस्कवर किया। बेथे और वैन ब्लैक हमारे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी केमिस्ट्री की थ्योरी नहीं है, ये सॉलिड स्टेट से उठाई है हमने, ताकि हम इसमें एक्सप्लेन कर पाएँ अपने केमिकल एस्पेक्ट्स को। ठीक है, तो इससे पहले आई थी एक थ्योरी जिसका नाम था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वो बहुत ही अच्छी थी बॉन्डिंग बताने के लिए कॉम्प्लेक्सेस की, पर वो वीक फील्ड लिगेंड या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी, कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही थी, मैग्नेटिक मूवमेंट में भी नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इस दिक्कत को मिटाने के लिए बेथे और वैन ब्लैक ने एक थ्योरी निकाली जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, देखो, ये दिस थ्योरी वाज ओरिजिनली अप्लाइड टू आयनिक क्रिस्टल, मतलब कि सॉलिड स्टेट के क्रिस्टल के लिए ही ये अप्लाइड थी, इसीलिए इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसका पोस्टुलेट है वो ये बोलता है आयनिक लिगेंड सच एज क्लोरीन OH माइनस Cn माइनस आर रिगेटेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्ज, and the neutral ligand like H2O, NH3, pyridine are regarded at point dipole। मतलब कि हमारे जो लिगेंड है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बात यही थी कि मेटल हमारा पॉइंट चार्जेस थे, और वो इंटरेक्ट किस तरह से कर सकते थे, आयन आयन इंट्रैक्शन कर सकते थे या फिर आयन डाइपोल। आयन आयन इंट्रैक्शन कब करते, जब लिगेंड हमारा नेगेटिव चार्ज होता, फॉर एग्जांपल Cl माइनस, OH माइनस और यहाँ पे Cn माइनस, या फिर ऐसे लिगेंड जिसमें नेगेटिव चार्ज आता है, या फिर हमारा जो मेटल रहता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो रहता ही है, वो हमारा आयन डाइपोल इंट्रैक्शन कर सकते थे। आयन डाइपोल मतलब कि जैसे अमोनिया हो गया तो NH3, तो यहाँ पे डाइपोल कैसे हुआ, यहाँ पे N के ऊपर रहता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर रहता है पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे दो चार्ज यहाँ पे आ गए, तो इसीलिए आयन भी है और डाइपोल भी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों हमारे पास चार्जेस हैं। ठीक है, सिमिलरली अगर वाटर से भी इंटरेक्ट करता तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता और H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता। तो ये हो गया हमारा पहला पोस्टुलेट डन। हमारा जो सेकंड पोस्टुलेट है वो ये बोलता है कि मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इज़ नॉट कोवेलेंट। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रही थी कि हमारा जो मेटल लिगेंड बॉन्डिंग है वो 100% कोवेलेंट है, पर यहाँ पे इन दोनों साइंटिस्ट ने ये देखा कि मेटल लिगेंड की जो बॉन्डिंग है वो कोई कोवेलेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग तो होती ही नहीं है ऑर्बिटल्स के बीच में। इसके जगह ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर प्योरली आयनिक इन नेचर है। ठीक है, जहाँ पे इसके पास दो तरह के फोर्सेस लगते हैं। अब दोनों फोर्स क्या हैं, देखो, पहला मेटल पॉजिटिव चार्ज रहता है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स की कमी रहती है जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज रहता है, और लिगेंड रहता है नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों के पास पहला फोर्स लगा अट्रैक्शन का, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट मतलब अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, और जो दूसरा ये हो गया हमारा पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन, और जो दूसरा लगा वो लगा रिपल्शन का, क्योंकि मेटल के पास पहले से कुछ ना कुछ रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वो फुली फील्ड तो नहीं रहता, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो लिगेंड जैसे ही उसके पास ज़्यादा पास आ जाता है, तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और मेटल के इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये सेकेंडरी फोर्स जनरेट होता है। यहाँ पे वही लिखा है। ठीक है, टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम इनटू अकाउंट, वन इज अट्रैक्शन बिटवीन मेटल कैटायन, मतलब मेटल के कैटायन, एंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड,
और या फिर नेगेटिव एंड ऑफ पोलर लिगेंड, मतलब कि डायपोल में अगर हमारा नाइट्रोजन के साथ भी नाइट्रोजन का नेगेटिव मेटल के पॉजिटिव से करेगा तो भी अट्रैक्शन ही होगा। और जो सेकेंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो है हमारी रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लिगेंड, मतलब कि लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है अगर हमारा ये है तो इसके लोन पेयर रिपल करेंगे, कहाँ किससे रिपल करेंगे, एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल कैटायन, मतलब कि ये रिपेल करेंगे मेटल के डी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे, ठीक है। एंड द रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ द मेटल कैटायन बट टू अ स्मॉल एक्सटेंट, मतलब कि ये जो हमारा जो सेकेंड टाइप का फोर्स रहेगा ये माइनर रहेगा और ये मेजर रहेगा, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है और रिपल्शन उतना भी ज़्यादा नहीं है कि एकदम उसको दे पाए, ठीक है। अनदर रिपल्शन ऑल्सो कम इन अकाउंट दैट अकर अमॉन्ग द लिगेंड, इसके अलावा भी कुछ कुछ हमारे रिपल्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये मेटल है, यहाँ पे एक लिगेंड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठवा है। अगर लिगेंड बल्की हुआ तो इन दोनों के बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, मतलब कि ये बल्की है, ये बल्की है, तो ये मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं रह पाएगा, ये भी एक रिपल्शन का कारण बन पाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सेकेंड पोस्टुलेट कंप्लीट। थर्ड पोस्टुलेट ये बोलता है द 5d ऑर्बिटल इन फ्री मेटल आयन आर डीजनरेट, मतलब कि मेटल है उसके पास 5d ऑर्बिटल रहते हैं और इसके पास अगर कोई लिगेंड नहीं आया है, ये फ्री गैसियस स्टेट में है, तो ये डीजनरेट है, मतलब कि इन सब की एनर्जी सेम है। व्हेन अ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, जब कोई मेटल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, यहाँ पे कोई भी n+ चार्ज रहेगा, ठीक है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लिगेंड डिस्ट्रॉय द डीजनरेसी। तो सबसे पहले होता ये है, ये जैसे 5 हमारे ऑर्बिटल्स हैं, तो जैसे ही लिगेंड आते हैं मेटल के पास, लिगेंड आते हैं अप्रोच करने, कहीं से भी आ रहे हैं, ऑन द एक्सिस से आ रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये पांचों की एनर्जी हल्की सी बढ़ जाती है, देखो हल्की सी बढ़ी। अब लिगेंड जब और पास आता है तो अभी भी ये डीजनरेट है, हल्की सी बढ़ी है, डीजनरेट मतलब कि अभी भी सारे पांचों लिगेंड की एनर्जी सेम है, ठीक है, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, ठीक है, अभी भी पांचों की एनर्जी सेम है। बस अब डिफरेंस ये आता है कि अब हमें देखना पड़ता है कि लिगेंड कहाँ से आ रहे हैं। लिगेंड अगर ऑन द एक्सिस से आ रहे हैं तो अलग लिगेंड की एनर्जी बढ़ेगी, लिगेंड अगर इन बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं तो अलग लिगेंड की एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ लिगेंड डिस्ट्रॉय द डीजनरेसी ऑफ दीज डी ऑर्बिटल्स, दैट इज द ऑर्बिटल हाउ now have different energy. The orbital line in direction of ligand are raised in energy more than those line away, मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अगर लिगेंड हमारे एक्सियल से आ रहे हैं, मतलब कि मेटल की एक्सिस में ही लिगेंड आ रहे हैं, तो हमारा जो एक्सियल लिगेंड होंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जो हमारी एक्सिस में लिगेंड नहीं होंगे उनकी एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ पे वही लिखा है। In order to understand CFT crystal field theory, it is necessary to know the geometry and orientation of 5d orbitals. तो हमें यही स्प्लिटिंग को देखने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कैसे कैसे लिगेंड्स रहते हैं और क्या ज्योमेट्री रहती है डी ऑर्बिटल्स की, ठीक है। तो वही ज्योमेट्री हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ लोब्स, लोब के ओरिएंटेशन के बेसिस पे 5 हमारे पास डी ऑर्बिटल हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट। दे आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स, हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स रहते हैं, जिनमें से हम ये रहते हैं हमारे पास डी एक्स जेड, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जहाँ पे ये दोनों हमारे जो लिगेंड रहते हैं वो एक्सिस में प्रेजेंट रहते हैं, तो इसीलिए इसको एक्सियल ऑर्बिटल बोला जाता है और इसका दूसरा नाम रहता है ईजी ऑर्बिटल। ये हमारे जो तीनों लिगेंड रहते हैं वो एक्सिस के बीच में इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट रहते हैं, तो इनको नॉन एक्सियल बोला जाता है और इनका दूसरा नाम रहता है T2G। ये दो हैं हमारे लिगेंड, तो इसीलिए इसको हम बोला जाता है डबली डीजनरेट, और इनकी एनर्जी सेम ही रहती है। और ये 3 ऑर्बिटल सेम है तो इन्हें इसीलिए इनको बोला जाता है ट्रिपली डीजनरेट, मतलब कि तीनों की ऑर्बिटल हैं हमारे, तीनों डी ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी सेम है, इन दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये डबली डीजनरेट हुए। इन तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये हुए ट्रिपली डीजनरेट। यहाँ पे वही लिखा है डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल्स विच हैव देयर लोब्स अलॉन्ग द एक्सिस, इनके लोब्स, अब जैसे ये एक्सिस है
अब इनके जो लोब्स हैं वो इसी में है, एक्सिस के ऊपर ही है, ठीक है। तो मतलब कि इसीलिए ये एक्सियल ऑर्बिटल कहलाए जाते हैं। दे आर डबली डिजेनरेट एंड ऑल्सो नोन एज ईजी ऑर्बिटल। तो कभी भी ईजी ऑर्बिटल अगर लिख के आ रहा है तो सबसे पहले आपको जान लेना है कि वो एक्सियल ऑर्बिटल की बात कर रहा है, मतलब कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की। बढ़ते हैं दूसरे ऑर्बिटल की तरफ। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड ऑर्बिटल्स होस लोब्स लाइज बिटवीन द एक्सिस, मतलब कि एक्सिस के बीच में। देखो पिछले वाले केस में क्या हो रहा था कि एक्सिस के ऊपर ही लोब बन रही थी, पर ये एक्सिस के ऊपर नहीं, एक्सिस के ऊपर छोड़ के कहीं भी बन जाएगी, ठीक है। मतलब एक्सिस के बीच में लोब बनेगी, तो इसीलिए हम इसको नॉन एक्सियल ऑर्बिटल बोलते हैं, और इसको हम ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल भी बोलते हैं, और ये T2G ऑर्बिटल के नाम से भी बहुत ही जाने जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ यही लिखी है, द 5D ऑर्बिटल इन एन आइसोलेटेड गैसियस एटम gaseous metal ion are degenerate when a spherical symmetry field of negative charge is placed around metal orbitals will raised in energy। मतलब कि जब हमारा जो मेटल रहता है नॉर्मल स्टेट में रहता है उसके अराउंड ये स्फेरिकल एनर्जी रहती है। जब हमारा मेटल के पास लीगेंड आते हैं तो पहले ये ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ रहती है, ठीक है। 5 ऑर्बिटल है, लीगेंड आए, लीगेंड आ रहे हैं, कहीं कहीं से भी आ रहे हैं। जैसे ही लीगेंड आ रहे हैं, ये देखो पिक्चर के फॉर्म में दिखाता हूँ, तो अभी इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से एकदम दिखना चाहिए। तो सबसे पहले इनकी एनर्जी यहाँ थी, इसकी एनर्जी ये है। फिर जैसे ही स्फेरिकल के पास लीगेंड आते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। वो ऐसे होता है ना कि जैसे आप स्कूल में हो, आपके कॉरिडोर में कोई लड़की चल के आ रही है, अगर आप 5 लड़के खड़े हो तो वो लड़की अगर 5 से आई कांटेक्ट कर ली तो सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। वो एनर्जी तब तक बढ़ती है जब तक वो किसी मतलब पर्टिकुलर लड़के तक नहीं आ जाती। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ग्रुप हैं हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे उसने 2 लड़के लोग से आई कांटेक्ट ज़्यादा की, जितने ज़्यादा पास आई तो, और 3 जो लौंडे लोग हैं उन लोग से थोड़ी वो की कम की आई कांटेक्ट, तो वो जो 2 लौंडे लोग हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो 3 लौंडे हैं अलग से उनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाएगी कि हाँ ठीक है। तो यही होता है हमारी इन जनरल लाइफ में। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यहाँ पे वही लिखा है, व्हेन स्फेरिकल सिमेट्री field of negative charge is placed around the metal orbital will raised in energy due to repulsion between negative field and electron in orbital। मतलब कि ये जो हमारा स्फेरिकल फील्ड है, जैसे ये यहाँ पे लीगेंड आता है तो इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। पहले एनर्जी E1 थी, E1 से E2 हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बड़ी एनर्जी बढ़ गई, रेस्ड इन एनर्जी, बट ऑल ऑफ देम रिमेन डीजनरेट। मतलब कि पहले तो ये सब सेम ही एनर्जी में रहेंगे। इफ़ द फील्ड रिजल्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द लीगेंड, मतलब कि अगर लीगेंड के इन्फ्लुएंस में आई फील्ड, तब यहाँ पे डीजेनरेसी नहीं रहेगी। तब ये जो हमारा जो सेंटर है वो नो मोर स्फेरिकल रहेगा। डी ऑर्बिटल विल लूज देयर डीजेनरेसी, मतलब कि ये पांचों अपनी डीजेनरेसी को, अपनी एनर्जी को खो देंगे, रिजल्ट इन स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आई। जैसे ही ये ओरिएंटेशन बदलेंगे कि मतलब कि ये सेट करेगी लड़की कि अब मुझे किस लीगेंड, किस ऑर्बिटल को देखना है, एक्सिस वाले को देखना है या फिर बिना एक्सिस वाले को देखना है। मतलब कि अब लीगेंड डिसाइड करते हैं कि अगर मैं एक्सिस से आऊँगा, मेटल की एक्सिस में आऊँगा तो कौन से ऑर्बिटल हमारी ज़्यादा एनर्जी देंगे, और मैं किस एक्सिस में नहीं आऊँगा तो वो ऑर्बिटल हमारी कम एनर्जी देंगे। इसको हम समझते हैं इसके स्प्लिटिंग डायग्राम से, ठीक है। तो अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। मतलब कि जब मेटल की एक्सिस रहती है, ये फॉर एग्जांपल ये हो गई हमारी जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, और ये वाई एक्सिस हो गई। तो मेटल की एक्सिस है, अब इसी एक्सिस में लीगेंड अप्रोच कर रहे हैं, मतलब कि एक्सियली हमारे जो लीगेंड हैं आना चाहते हैं मेटल के पास। तब होता यह है, इन अ फ्री मेटल कैटायन ऑल 5 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट। मतलब कि जब मेटल के पास कोई लीगेंड नहीं था, वो फ्री स्टेट में था, तब उसके जो ऑर्बिटल थे वो डीजेनरेट थे। इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, मेटल इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। मतलब कि मेटल एक ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर में है। ऑक्टाहेड्रॉन मतलब कैसे होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्यूब से दिखाऊं, अगर मैं आपको क्यूब बना के दिखाऊं तो ये होता है हमारा ऑक्टाहेड्रॉन। अब इसको ऑक्टाहेड्रॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके 8 फेस रहते हैं, ठीक है। 6 एक्सिस से ही लीगेंड्स आते हैं, 2 एक्सिस ऊपर हो गई, 2 एक्सिस साइड में हो गई, और 2 एक्सिस आगे पीछे हो गई, तो 6 एक्सिस से आते हैं, ठीक है।
प्लेस्ड एंड यहाँ ऑक्टाहेड्रॉन तक हो गया था। द 6 लिगेंड आर एट द 6 कॉर्नर, मतलब कि 6 अलग अलग कोने से आएंगे। दिस 6 कॉर्नर आर डायरेक्टेड अलोंग द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का मतलब होता है हमारी एक्सिस। ये 6 लिगेंड उसी डायरेक्शन से आएंगे जिस डायरेक्शन में एक्सिस है। तो यहाँ पे वही लिखा है, इन एन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल आयन इज सराउंडेड बाई 6 लिगेंड। ये मेटल हमारा जो रहता है 6 लिगेंड पे रहता है। ड्यू टू नेगेटिव चार्ज रिपल्शन ऑफ ऑल डी ऑर्बिटल विल बी रेस्ड इन एनर्जी। पर जो हमारा जो लिगेंड नेगेटिव चार्ज रहता है उसके वजह से ये जो डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक्सियल ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है। ऑर्बिटल्स लाइंग along the axis known collectively as well as experience a strong interaction with these orbitals। मतलब कि जो हमारे जो ऑर्बिटल रहेंगे along the axis उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी और वो डिस्टेबलाइज हो जाएंगे और उनकी एनर्जी कुछ ना कुछ एक्सटेंट तक बढ़ेगी। और उसके अलावा एक्सियल ऑर्बिटल्स के अलावा जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी थोड़ी कम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे वही दर्शाया गया है कि मेटल हमारा जब फ्री स्टेट में था तब उसकी एनर्जी नॉर्मल थी, इवन थी। फिर मेटल जब एक्साइटेड स्टेट में आया, मतलब उसके पास जब लिगेंड आने लगे, ठीक है, Ml6N+, ठीक है, तो उसकी एनर्जी E2 हो गई। अभी भी ये सेम एनर्जी में है, अभी भी ये सेम एनर्जी में है। पर जब मेटल के पास ज़्यादा पास लिगेंड आए, और लिगेंड कहाँ से आए, एक्सिस से आए, एक्सियल लिगेंड आए, मतलब कि मेटल की एक्सिस में आए, एक्सियल लिगेंड जब अप्रोच किए तो हमारे जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं, एक्सियल ऑर्बिटल dx² और dz², उनकी एनर्जी इससे भी ज़्यादा बढ़ गई, E3 हो गई। ठीक है, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन E1 से ज़्यादा है। ठीक है, E4। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर लिखूँ एनर्जी का, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, Eg या फिर एक्सियल ऑर्बिटल की। फिर उसके बाद होगी E2 की, ये हम ले लेते हैं E3 है गए हैं, ठीक है, E3 की, फिर E2 की, फिर होगी हमारी E4 की, नॉन एक्सियल ऑर्बिटल की, और सबसे ज़्यादा होगी हमारी, सबसे कम होगी हमारी E1 की, जो हमारा ग्राउंड स्टेट। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट, और ये हो गया हमारा E2 हो गया हमारा एक्साइटेड स्टेट। तो ये होता है एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हुआ था हमारा एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, अब हम देखते हैं ये जो E2 की लाइन है, यहाँ से सीधी अगर लाइन हम पास करें तो ये एक लाइन बनाती है, और इसी लाइन को हम बोलते हैं बैरी सेंटर, जो कि एक एवरेज बताता है दोनों एनर्जी के बीच का। ठीक है, यहाँ से अगर हम डिस्टेंस नापें तो 0.6 + 6 का फोर्स लगता है। मतलब कि ये तीनों हमारे जो वो हैं ऑर्बिटल्स हैं, ये फोर्स लगाते हैं वहाँ ऊपर साइड। ये टोटल पांचों ऑर्बिटल मिल के ये दोनों ऑर्बिटल पे फोर्स लगाते हैं, मतलब 3/5 का हम ये फोर्स लगाते हैं। तो इसीलिए इसकी वैल्यू आती है 0.6। ठीक है, कहने का मतलब सिंपल ही है, ये हमारी एवरेज एनर्जी है और ये पांचों ऑर्बिटल हैं। ठीक है, पर ये जो दो ऑर्बिटल में फोर्स लग रहा है ये पांचों ऑर्बिटल द्वारा, तो ये बचे हुए तो 3 ही ऑर्बिटल हैं, तो 3 ऑर्बिटल ये दोनों ऑर्बिटल पे फोर्स लगाते हैं, तो 3/5 होता है, जिसका वैल्यू आती है 0.6। एवरेज एनर्जी के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पे आता है प्लस। ठीक है, और एक और ये रिलेशन है, ये जो इन लोग के बीच में डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं डेल ओ, जो होती है स्प्लिटिंग। डेल मतलब होता है स्प्लिटिंग, और ओ मतलब होता है ऑक्टाहेड्रल, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, डेल ओ मतलब होता है स्प्लिटिंग, और डी क्यू मतलब होता है डेक्यूरेल, डेक्यूरेल। ठीक है, तो इन लोग के बीच में रिलेशन ये है 1 del O = 10 dq। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। सिमिलरली ये दोनों ऑर्बिटल इन तीनों ऑर्बिटल पे लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो, और ये बैरी सेंटर के नीचे है तो आएगा नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लेस रहती है, और ये एक्सपीरियंस करते हैं 0.4 del O का फोर्स। अगर देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल सोचो तो जब एक्सियली लिगेंड अप्रोच कर रहे थे तब एक्सियल लिगेंड की एनर्जी बढ़ी, कितनी एनर्जी बढ़ी, 0.6, इसीलिए यहाँ पे आया प्लस। और नॉन एक्सियल लिगेंड की एनर्जी कम हो गई क्योंकि वहाँ पे कम रिपल्शन हुआ। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे ये भी है कि देखो मेटल के पास कुछ इलेक्ट्रॉन थे एक्सिस में, ठीक है, लिगेंड भी आ रहे थे, उसके पास भी इलेक्ट्रॉन थे, इन दोनों के बीच रिपल्शन हुआ, जिसकी वजह से एक्सियल लिगेंड की क्या बढ़ी, एनर्जी बढ़ी, कितनी बढ़ी, प्लस 0.6 del O या फिर 6 डेक्यूरेल। ठीक है, 6 डेक्यूरेल लिख लो या फिर प्लस 0.6 del O लिख लो, सेम ही बात है।
सिमिलरली ये रिपल्शन को देखते हुए जो हमारे नॉन एक्सियल एक्सिस थी या फिर नॉन एक्सियल लिगेंड थे, उनकी हमारी जो ऑर्बिटल थे, सिमिलरली इन लोग की रिपल्शन को देख के हमारे जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे उनकी एनर्जी कम हो गई, क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन कम हो रहा था। और कितनी कम हुई उनकी एनर्जी? -0.6, 0.4 डेलो या फिर 4 डेक्यूरेल। ठीक है, तो वो एक चीज़ हो गई। उसके बाद हमने ये देखा कि अलग अलग लिगेंड आ रहे हैं तो अलग अलग स्प्लिटिंग हो रही है। कुछ लिगेंड आ रहे हैं तो उनकी वजह से ये स्प्लिटिंग का रेशियो बहुत बढ़ जा रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही है। और कुछ लिगेंड आ रहे हैं तो उनमें स्प्लिटिंग बहुत ही कम हो रही है। तो वो अब कैसे डिसाइड होगा? तो उसके लिए हमने जब मशीन में अलग अलग लिगेंड डाले तो हमें ये ऑर्डर मिला कि यहाँ पे CO की सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग हो रही थी और I की स्प्लिटिंग सबसे कम हो रही थी। ठीक है, तो इसीलिए ये एक सीरीज़ बन गई जिसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। मतलब कि अगर हम यहाँ पे I नेगेटिव लिगेंड ले रहे हैं मेटल के साथ, तो हमारी जो स्प्लिटिंग होगी, ये T2G ऑर्बिटल है, ये EG ऑर्बिटल है, इतनी हुई स्प्लिटिंग हुई। ठीक है, पर जब हम मेटल के साथ CO ले रहे हैं, ठीक है, CO ले रहे हैं, तब यहाँ पे स्प्लिटिंग इतनी हुई। तो ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, जिसकी वजह से होता ये है, जब हम यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अभी मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ I नेगेटिव। तो होता ये है, जब मैं 4 इलेक्ट्रॉन भरता हूँ तो स्प्लिटिंग कम है, मेरे को पता है स्प्लिटिंग कम होगी, तो ये 1 2 3 और चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा। पर जब मैं यहाँ पे I की जगह CO ले रहा हूँ, ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड ले रहा हूँ, तब ये चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाता है, तब ये चौथा इलेक्ट्रॉन नीचे ही रह जाता है, क्योंकि ये स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी हाई रहती है। ठीक है, इसीलिए स्प्लिटिंग बहुत ज़्यादा रहती है पेयरिंग एनर्जी से भी, इसीलिए यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है, ना कि स्प्लिटिंग। तो कहने का मतलब सिंपल ही है, अगर मेरे पास वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, मतलब पेयरिंग होगी स्प्लिटिंग से ज़्यादा। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी पेयरिंग से, तो मतलब पेयरिंग एनर्जी कम रहेगी। कहने का मतलब सिंपल ही है, जब हमारी स्प्लिटिंग ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल ये स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग ज़्यादा है तो पेयरिंग होगी, और स्प्लिटिंग कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएंगे ऑर्बिटल्स में। बस सिंपल सी बात है। और ये सीरीज़ यही बताती है कि ये जो हमारे लिगेंड्स हैं, इस साइड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड है और ये वीक फील्ड है। कोबाल्ट +3 के केस में कोबाल्ट मेटल है, कोबाल्ट +3 के केस में अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे एक्ट करता है, बाकी में वीक फील्ड लिगेंड के तरह ही। ठीक है, तो ये हो गया एक चीज़। और अगर इसकी डिटेल में मैं एक वीडियो लाऊंगा जहाँ पे मैं बताऊंगा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कहाँ तक रहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, +2 में कहाँ तक रहते हैं, और +4 और +5 में तो सारे ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के जैसे ही बिहेव करते हैं। मतलब कि पहले पेयरिंग ही होती है, फिर उसके बाद होती है हमारी वो फुलफिलनेस। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक पे, जो है हमारा स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा मामला अलग रहता है। वहाँ पे 8 वो थे हमारे फेस थे, ठीक है, नहीं 6 फेस थे, 8 वर्टेक्स थे, तो इसीलिए ऑक्टा था। यहाँ पे लिगेंड 4 है, इसीलिए ये टेट्रा है। और लिगेंड भी कहाँ से आ रहे हैं, एक्सिस से नहीं आ रहे हैं, इन बिटवीन द एक्सिस से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि ऑल्टरनेट कॉर्नर पे से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं, इसीलिए ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। ये रिप्रेजेंटेशन के लिए अच्छा है, पर बुक में आप पढ़ोगे जब, तो यहाँ पे ये एकदम ऑन द कॉर्नर नहीं होता, नियर द कॉर्नर लिखा रहता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं, सिंपल सा पढ़ते हैं कि आखिर फंडा क्या है। टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट कैन बी कंसिडर्ड टू बी अरेंजमेंट वेयर ऑल्टरनेट कॉर्नर्स आर वेकेंट इन केस ऑफ क्यूबिक सिमेट्री। एक क्यूब ले रहे हैं, वहाँ पे एक कॉर्नर छोड़ के दूसरे कॉर्नर से लिगेंड आ रहा है, ये हम अप्रोच कर लेते हैं, मतलब सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। लिगेंड डू नॉट अप्रोच एनी ऑफ द ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस। ठीक है, ऑर्बिटल जस्ट इंटरेक्ट विथ T2G ऑर्बिटल, मतलब कि ऑर्बिटल हमारे जो हैं वो एक्सिस से नहीं आ रहे हैं, ये लिगेंड जो हैं एक्सिस से नहीं आ रहे हैं, वो बीच से आ रहे हैं, एक्सिसों के बीच से आ रहे हैं, और इसीलिए हम इस ऑर्बिटल को हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल, क्योंकि ये भी हमारे T2G ऑर्बिटल है, और जो हमारे लिगेंड है वो भी एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एनर्जी बढ़ रही है T2G ऑर्बिटल्स की।
इसको देख के हमारे जो ईजी ऑर्बिटल हैं, जो एक्सियल ऑर्बिटल हैं, उनकी एनर्जी कम हो गई क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन कम फील हुआ। मतलब कि ये है एक्सिस, ये है एक्सिस और ये है एक्सिस। तो यहाँ से लिगेंड नहीं आ रहे, लिगेंड इन लोग के कहीं बीच में आ रहे हैं जहाँ पे रहते हैं हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल या फिर T2G ऑर्बिटल। तो अब एनर्जी बढ़ेगी इस बार T2G ऑर्बिटल की और EG ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाएगी। पर यहाँ पे एक वो फोकस करने वाली बात यह है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑफ टेट्राहेड्रल आर कंपैरेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू ऑक्टाहेड्रल। मतलब कि स्प्लिटिंग जो होगी, जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में इतनी स्प्लिटिंग हो रही थी तो टेट्राहेड्रल के केस में इतनी होगी। क्यों होगी? पहला रीज़न तो वहाँ पे 6 लिगेंड आ रहे थे और यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिगेंड आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी स्प्लिटिंग होगी वो 2/3 होगी, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, देयर आर ओनली 4 लिगेंड इंस्टेड ऑफ 6 ड्यू टू विच लिगेंड फील्ड इज ओनली 2/3 साइज। तो हमारा पहले तो साइज का ही फैक्टर हो गया, 2/3 साइज है जिसकी वजह से कम होगी स्प्लिटिंग। और दूसरा जो है, लिगेंड डू नॉट अप्रोच डी ऑर्बिटल अलॉन्ग द एक्सिस, ठीक है, जिसकी वजह से 2/3 और होगा। तो मतलब कि अगर हम स्प्लिटिंग निकालें टेट्राहेड्रल की तो वो होगी 2/3 लिगेंड की वजह से और 2/3 साइज की वजह से डेलो की। तो मतलब कि अगर रिलेशन देखें तो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल हमारी होती है 4/9 डेल ओ। और ये 3 ही लिखते हैं, ये बस रिलेशन के लिए है। कभी भी आप स्प्लिटिंग देखोगे टेट्राहेड्रल की तो वहाँ पे डेल बस लिख के आएगा, ठीक है। और हाँ, ऑक्टाहेड्रल के केस में EG लगता है, T2G लगता है, पर टेट्राहेड्रल ये हो गया ऑक्टाहेड्रल के केस में, और टेट्राहेड्रल के केस में होता है हमारा सिर्फ E और सिर्फ T, ठीक है। यहाँ पे G क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं रहते, यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं रहती। आगे के चैप्टर में आप ये पढ़ने वाले हो मेरे से ही, ठीक है। Thus the tetrahedral crystal field splitting is nearly 4/9 of octahedral splitting, ठीक है। As in case of octahedral, strong field ligand cause splitting than weak field ligand, but in tetrahedral splitting is always much smaller than the octahedral। मतलब कि यहाँ पे weak field आए, small field आए, कुछ भी आए, यहाँ पे tetrahedral की तो कम ही रहेगी octahedral से अगर कभी कंपेयर करोगे तो, ठीक है। अगर आप इसका वो देखो, डायग्राम देखो, तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है। फ्री हमारा जो स्टेट में रहता है मेटल फ्री आयन में, उसकी एनर्जी E1 है। फिर जैसे जैसे लिगेंड पास आते हैं तो एनर्जी होती है E2। फिर नॉन एक्सियल जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो T2 ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये हो जाती है E3 और ये हो जाती है E4। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देखो आप कभी भी, तो हमारा जो सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी E3 की रहेगी, T2G की। फिर उसके बाद हमारी रहेगी E2 की एक्साइटेड स्टेट की। फिर उसके बाद रहेगी हमारी E4 की EG ऑर्बिटल्स की। फिर उसके बाद रहेगी हमारी E1 की, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने मोस्ट अवेटेड टॉपिक की तरफ, जो है हमारा डिस्टॉर्शन फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री एंड जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। कभी भी आपसे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बोल के आए या फिर डिस्टॉर्शन फ्रॉम ऑक्टाहेड्रल बोल के आए तो उसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो इसको मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं, ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे 6 लिगेंड है, ठीक है। तो जब हम इसमें एनर्जी डालते हैं या फिर हम इसके 2 लिगेंड को थोड़ा दूर करते हैं तो इसमें आती है डिस्टॉर्शन, जिसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रॉन, ठीक है। जब हम ये लिगेंड को पूरी तरह से खींच लेते हैं तो ये 2 लिगेंड चले जाते हैं और यहाँ पे मेटल के साथ सिर्फ 4 लिगेंड ही जुड़े मिलते हैं, 1 2 3 और 4। इसको हम बोलते हैं JTD। ये 2 तरह से हो सकता है, या तो हम ये दोनों लिगेंड को खींच लेते हैं जिसको हम बोलते हैं Z आउट का केस, या तो हम ये दोनों लिगेंड को इतना पास करते हैं कि हमें फिर इन दोनों की बॉन्ड लेंथ छोटी लगती है और इन चारों की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा लगती है। वही हम आज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा स्प्लिटिंग पे ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है और हमारा ऑर्डर भी अलग आता है, ठीक है। A 6 coordinated complex in which all the 6 ligand are equal distance। पहले हमारे जो 6 coordinated complex हैं उनमें सारे जो ligand हैं वो equal distance में है मेटल के साथ, जिसको हम बोलते हैं रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। ये टेट्रा नहीं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जब हेक्सा कोऑर्डिनेटेड, जो देखो, वाइल द हेक्सा कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस इन विच डिस्टेंस आर नॉट इक्वल, मतलब कि जहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं रहते हैं उसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, जिसकी वजह से जो हमारा रेगुलर शेप रहता है ऑक्टाहेड्रल का उसमें चेंज आता है। डिस्टॉर्शन 2 तरह से आ सकता है, पहला है हमारा Z आउट का केस या फिर उसको हम इलॉन्गेशन केस भी बोलते हैं।
जब हम दो ट्रांस लिगेंड जो कि जेड एक्सिस में लाई कर रहे हैं उनको हम अवे करने की कोशिश करते हैं। वही मैंने बताया, यहाँ पे मेटल है, ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास यहाँ पे एक लिगेंड लगा है, यहाँ एक लिगेंड लगा है, बीच में मेटल है और ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। तो अब होता ये है कि मैं जब ये दोनों लिगेंड को खींचता हूँ, देखो बोथ लिगेंड, बोथ यहाँ पे एल लिखा है मतलब ये वाले एल, ठीक है। इनको जब मैं थोड़ा सा खींचता हूँ तो यहाँ पे ज्योमेट्री वो हो जाती है, थोड़ी सी डिस्टॉर्ट होती है, इलोंगेशन होता है। पर जब मैं इसमें ज़्यादा एनर्जी लगाता हूँ और ज़ोर से खींचता हूँ तो ये दोनों लिगेंड कम्प्लीटली रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे को एक स्ट्रक्चर मिलता है जो होता है स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे वही थ्योरी लिखी है, कंसिडर आर रेगुलर एक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल इज सेंट्रल मेटल कैटायन, ठीक है। एल वाई, ये दोनों लिगेंड है एल वाई, ठीक है। एल वाई द लिगेंड आर द टू लिगेंड अलॉन्ग जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, ये वाई है, ऐसा आप मान लो, ठीक है। तो हमारे जो एल एक्स लिगेंड है ये एल एक्स लिगेंड है, सारे एल एक्स लिगेंड हैं, और जो जेड एक्सिस में हमारे जो लिगेंड है वो सारे एल वाई लिगेंड है, ठीक है। एल एक्स द लिगेंड अलॉन्ग एक्स वाई प्लेन, दिस कॉम्प्लेक्स ऑल द 6 लिगेंड, मतलब कि ये कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड पहले इक्वल डिस्टेंस में थे। नाउ अगर हम दो ट्रांस लिगेंड को जो कि जेड एक्सिस में है उनको हम थोड़ा सा खींचते हैं तो सेंट्रल मेटल आयन से तो उनका डिस्टेंस बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू एल एक्स लिगेंड, मतलब कि पहले एल एक्स लिगेंड और एल वाई लिगेंड का डिस्टेंस सेम था, पर जैसे ही हमने थोड़ा खींचा तो एल वाई लिगेंड का डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया, जिसकी वजह से एक डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर आया जिसको हम बोलते हैं टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन, ठीक है। इफ़ द टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन प्रोसीड सफिशिएंटली, मतलब कि और हम खींचते गए तो वो लिगेंड जेड एक्सिस को छोड़ देंगे और कॉम्प्लेक्स को छोड़ के एक अलग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे जो होगा हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। In order to consider the splitting of d orbital in square planar complexes in tetragonal structure, the distance of trans ligand is increased from the central metal cation by moving them away from the z axis. अगर हमें उसकी स्प्लिटिंग बतानी है तो z एक्सिस के जो लिगेंड थे वो चले गए छोड़ के, ठीक है। तो मतलब एक्सियल जो हमारे जो लिगेंड है, देखो यहाँ पे एक डी जेड स्क्वायर आता है, यहाँ पे डी एक्स वाई आता है, ठीक है। डी जेड स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे जो जेड एक्सिस के लिगेंड थे वो छोड़ के चले गए। तो मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ समझने की ये रहती है कि जेड एक्सिस वाले जो हमारे ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन ही नहीं रहेगा क्योंकि लिगेंड तो छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा एक्स वाई प्लेन की एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर हम स्प्लिटिंग देखेंगे तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल से हमने क्या किया, जेड एक्सिस वाले ऑर्बिटल से लिगेंड हटा लिए, तो इसीलिए हमारे जेड एक्सिस के जो हमारे ऑर्बिटल हैं उनकी वो एनर्जी कम हो गई। पर हमारे जो एक्सियल लिगेंड है ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उनकी एनर्जी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉन एक्सियल, तो यहाँ पे एक्स वाई प्लेन वाले की एनर्जी ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू जेड एक्सिस वाले से, ठीक है। जब हम क्या करते हैं सेकंड केस में आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारा नॉर्मल है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे जेड एक्सिस वाले लिगेंड हैं उनको हम पास ढकेलते हैं। पहले ये एल एक्स और एल वाई जो लिगेंड है उनकी वो थी बॉन्ड लेंथ सेम थी, पर जब हम उनको और कंप्रेस करते हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग ही कंप्रेस करते हैं तो होता ये है कि ये जो रहता है ये कुछ ऐसा दिखने लगता है, मतलब हमें ऐसे लगता है कि एल एक्स वाले एल वाई वाले जो लिगेंड है वो बहुत ही ज़्यादा पास आ चुके हैं और एल एक्स वाले लिगेंड वह उतने में ही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन का केस। जिसकी वजह से होता ये है कि जेड स्क्वायर हमारा जो रहता है कॉम्प्लेक्सेस, कहने का मतलब सिंपल ही है, अब जो ऑर्बिटल जेड के अलॉन्ग हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, ये जितना ज़्यादा पास आएंगे मेटल से उतना रिपल्शन होगा मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन में, जिसकी वजह से जेड ऑर्बिटल्स हमारे जो रहेंगे उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी एज़ कम्पेयर टू एक्स वाई ऑर्बिटल्स। तो इसीलिए यहाँ पे डी जेड स्क्वायर की सबसे ज़्यादा एनर्जी रहेगी, फिर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की, फिर उसके बाद रहेगी डी एक्स जेड वाई जेड और डी एक्स वाई की। मतलब यहाँ पे कहने का सिंपल ही है, देखो ऑक्टाहेड्रल के केस था तो मतलब ई जी की एनर्जी ज़्यादा थी टी टू जी से, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम इसी में काम कर रहे हैं, मतलब कि अब हम जब और पास ला रहे हैं तो डी जेड स्क्वायर की एनर्जी ज़्यादा हो गई। कब ज़्यादा हुई, जब हमने डी जेड स्क्वायर वाले ऑर्बिटल से लिगेंड को और कंप्रेस किया, मतलब लिगेंड को और पास लाया मेटल से अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में जितने भी वो हमारे ऑर्बिटल हैं सबकी एनर्जी ज़्यादा हो गई एज़ कम्पेयर टू एक्स वाई से। और जेड
आउट वाले केस में क्या होता है कि जेड स्क्वायर के जितने भी ऑर्बिटल हैं, जेड एक्सिस के जितने भी ऑर्बिटल हैं, सबकी एनर्जी कम हो गई एज़ कम्पेयर टू एक्स वाई ऑर्बिटल से। बस इतना ही बात है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। जब हम लीगेंड के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ऑक्टाहेड्रल के लीगेंड के साथ छेड़छाड़ करते हैं अलोंग द जेड एक्सिस, तभी ये डिस्टॉर्शन आता है। और इसको इन्वाइट किया था जॉन टेलर नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए इसका नाम पड़ा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। बस इतना सा है ये। बात करूं अगर मैं फैक्टर कि स्प्लिटिंग आखिर किस पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहले वो डिपेंड करती है मेटल के कैटायन के ऑक्सीडेशन स्टेट पे। जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, मतलब कि मेटल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, +3 होगा, +4 होगा, +5 होगा। अगर +5 चार्ज है तो मतलब वो मेटल बहुत ही ज़्यादा स्प्लिटिंग करेगा, फिर +4 वाला करेगा, फिर +3। यहाँ पे अगर देख सकते हो +3 वाला ज़्यादा स्प्लिटिंग कर रहा है, यहाँ पे उसकी रेंज आई है 20,000 और +2 वाले की 9,200। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है तब डी इलेक्ट्रॉन देखेंगे। अब डी इलेक्ट्रॉन कैसे देखें, यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन 3d7 है और यहाँ पे 3d8 है। तो जिसका इलेक्ट्रॉन कम रहेगा, यहाँ पे देखो, जिसका इलेक्ट्रॉन कम रहेगा उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेगा उसकी स्प्लिटिंग कम होगी। बस इतना सा आपको मानना है। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, ऑक्टाहेड्रल का अलग से, टेट्राहेड्रल का अलग से। आज का वीडियो बस थ्योरेटिकल है, अगला वीडियो प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। कभी भी आप अगर स्प्लिटिंग देखोगे तो 5D की स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होगी, फिर 4D के मेटल की, फिर 3D के मेटल की, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 5D का मेटल ये है, 4D का ये है और 3D का ये है। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा, यहाँ पे थोड़ी कम और यहाँ पे सबसे ज़्यादा कम, ठीक है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो होता है हमारा नेचर ऑफ लीगेंड। यहाँ पे हम नेचर भी देखेंगे लीगेंड का, जहाँ पे CO हमारा सबसे ज़्यादा स्प्लिटिंग देगा और I सबसे कम स्प्लिटिंग देगा। उसके बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ लीगेंड कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 6 लीगेंड है तो वो ज़्यादा स्प्लिटिंग देंगे एज़ कम्पेयर टू 4 लीगेंड, इसीलिए ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ज़्यादा रहती है हमेशा टेट्राहेड्रल से, ठीक है। सो गाइस ये था छोटा सा वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, और इसी तरह के यूज़फुल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे भर सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन कितने कॉम्प्लेक्स, जैसे कि ये जो वैल्यू है ये कैसे आई, ठीक है, या फिर ये कैसा निकाला जाता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो मैं तभी बताऊंगा जब आप कमेंट करोगे कि हाँ आपको ज़रूरत है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं रहने दूंगा, ठीक है। हालांकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कम से कम 10 लोग तो कमेंट करो कि भैया बताओ कि हम कैसे भरें, फीलिंग बताओ, डी ऑर्बिटल, डी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग बताओ। ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में मैं आपको पूरा 15 मिनट में आपको पूरा समझा के रख दूंगा, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।